अब देखो, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर डेप्रीशिएशन। हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट चैप्टर है डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट चैप्टर डेप्रीशिएशन। अब ये चैप्टर है ना, अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर ये ध्यान रखना, इस चैप्टर के काफी कंसेप्ट आपके 12th क्लास के अंदर भी आते हैं। मतलब डेप्रीशिएशन क्या चीज है, क्या कंसेप्ट है डेप्रीशिएशन का। और चैप्टर मतलब बच्चों को 11th में सबसे टफ लगता है। मतलब पता नहीं क्यों लगता है, बट है चैप्टर इजी है। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज्यादा है। मैं बहुत सिंपल चीज में हर चीज आपको कंसेप्ट समझाता हुआ चलूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझना चैप्टर को, ठीक है। अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं डेप्रीशिएशन की, सबको मीनिंग तो पता है वर्ड डेप्रीशिएशन। हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी पढ़ा था कि डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है। इवन जर्नल वाले चैप्टर में हमने एंट्री देखी थी, है ना। और डेप्रीशिएशन चैप्टर अगेन ध्यान रखना, फाउंडेशन में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे फाउंडेशन परस्यू कर रहे हैं, पूरा बेस मतलब आपको 11th क्लास का आ गया ना, तो फाउंडेशन का डेप्रीशिएशन पूरा खत्म हो गया, समझ लो। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड डेप्रीशिएशन, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। डेप्रीशिएशन मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जिसका नेचर क्या होता है, नॉन कैश। मतलब हम किसी को पे नहीं करते। ऐसा नहीं होता है डेप्रीशिएशन का खर्चा हुआ और हमने लेट से किसी को पेमेंट किया, ऐसा कभी नहीं होता है। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है एक्सपेंडिचर जिसका नेचर क्या होता है, नॉन कैश। एंड इट इज अ एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ ऑन विच एसेट, मेनली टेंजिबल एसेट। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, इट इज द अमाउंट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट टेंजिबल एसेट। मतलब हर साल को कम करना, वो कहलाता है डेप्रीशिएशन। ठीक है ना। तो एक बार लिखो आप मीनिंग। देखो मीनिंग, तो डेप्रीशिएशन मीन्स, डेप्रीशिएशन मीन्स डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। डिक्लाइन क्या था, फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट ड्यू टू, अब क्या क्या कारण है लिखो, यूसेज, वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम, एंड ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। डेप्रीशिएशन वर्ड का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ विच एसेट। फॉल इन वैल्यू ऑफ विच एसेट बेटा, टेंजिबल एसेट। नाउ व्हाट आर द रीजन ऑफ डेप्रीशिएशन। या तो एसेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इट इंडिकेट्स फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट ड्यू टू यूसेज, वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम, एंड ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब सब लोग इधर ध्यान देंगे। डेप्रीशिएशन का मैंने आपको 4 रीजंस बताए डेप्रीशिएशन के। ये डेफिनेशन हम लोगों ने इवन जब अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था वहां भी पढ़ी थी हम लोगों ने डेफिनेशन। अब आप एक चीज समझना, डेप्रीशिएशन वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ विच एसेट एंड व्हाट आर द रीजन। पहला रीजन बताया यूसेज। अब यूसेज मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं कोई एसेट को ओवर द पीरियड यूज कर रहा हूं, तो बताओ यूज कर रहा हूं तो धीरे धीरे उसका वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वियर एंड टियर, यूज करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वियर एंड टियर होगा, मतलब मेंटेनेंस मांगेगा एसेट। अच्छा, आपने कोई एसेट को यूज नहीं किया बट सिर्फ पड़ा हुआ है, तो क्या वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, क्या पड़ा पड़ा खराब होगा। और अगला रीजन बताया टेक्नोलॉजी का आउटडेटेड हो जाना। मैंने कोई एसेट परचेज किया, अब मान लो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। बिल्कुल अज्यूम करो मेरे पास में एक फोन पड़ा हुआ है, मैंने 10 साल पहले खरीदा था, अभी आज तक मैंने उसको यूज नहीं किया, बिल्कुल पैक पड़ा हुआ है, तो भी वो वैल्यू ओवर द पीरियड क्या हो जाएगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई। तो डेप्रीशिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ विच एसेट, टेंजिबल। अब यहां पर पता है एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, डेप्रीशिएशन वर्ड इज ऑलवेज यूज विथ रेस्पेक्ट टू टेंजिबल एसेट।
अगर असेट का नेचर इनटेंजिबल है तो डेप्रीशिएशन वर्ड यूज नहीं होता है। जैसे जैसे असेट की वैल्यू कम होती है, अगर टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो पता है क्या वर्ड यूज करते हैं। और मान लो असेट का नेचर इनटेंजिबल है, जैसे गुडविल है या पेटेंट्स है, अब इनको अगर कभी भी राइट ऑफ करते हैं तो डेप्रीशिएशन वर्ड यूज नहीं करते, उनके लिए वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन। मेरी बात फिर से समझना, सब लोग सुनना ध्यान से। अगर टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है, अगर टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है, टेंजिबल एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो वर्ड यूज होता है कौन सा। बट अगर इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं तो वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट, कारण है यूसेज, वेयर एंड टियर, टाइम एंड ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। बोलो इसमें कोई डाउट? आगे लिखो आप, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या नेचर है इस खर्चे का? नॉन कैश, मतलब किसी को पेमेंट नहीं करना है हमको डेप्रीशिएशन का, इसका नेचर क्या है? नॉन कैश। अब एक लाइन नीचे लिखना, फॉर राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल असेट तो लिखो अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मतलब डेप्रीशिएशन ही होता है, बट डेप्रीशिएशन वर्ड यूज होता है टेंजिबल एसेट के साथ, इनटेंजिबल एसेट के लिए हमेशा कौन सा वर्ड यूज होता है? अमोर्टाइजेशन। और देखो पता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप अकाउंटिंग करते हो या बिजनेस करते हो तो डेप्रीशिएशन का बहुत बड़ा रोल आता है। आप जैसे आगे जाओगे, इनकम टैक्स पढ़ोगे, तो इनकम टैक्स में आप डेप्रीशिएशन का इतना डीप केस स्टडी है कि गवर्नमेंट ने एक अलग सेक्शन बना रखा है, सेक्शन नंबर 32। आप कभी सर्च करो सेक्शन नंबर 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो प्योर डेप्रीशिएशन की बात करता है कि गवर्नमेंट कैसे डेप्रीशिएशन को अलाउ करती है ना। तो अपन जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मैं आपको इसका इनकम टैक्स के इम्प्लीकेशन भी बताऊंगा, तो डेप्रीशिएशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने आपको बेसिक मतलब बताया डेप्रीशिएशन का, बोलो इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रीशिएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रीशिएशन मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन डिपेंड करता है। मतलब यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे डेप्रीशिएशन डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट लिखो, कॉस्ट ऑफ द असेट। अब सबसे पहले डेप्रीशिएशन जिस पे डिपेंड करता है, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रीशिएशन, पहला पॉइंट कॉस्ट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कॉस्ट? असेट की कॉस्ट का मतलब क्या होता है बताओ भाई। जैसे मेरे को एक बात बताओ, अपन लोगों ने जब जर्नल वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां मैंने बताया था ना, वो सारा खर्चा विच इज इनकर्ड अप टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द असेट, वो सब का इंक्लूड होता है। अब मान लो मैंने कोई असेट को इंस्टॉल यहां पे खरीदा 5 लाख रुपए पे और इंस्टॉलेशन यहां पे करवाया, और मान लो इस यहां से यहां तक ट्रांसपोर्टेशन पे किया 10,000 रुपए, तो बी पॉइंट पे बोलो असेट की कॉस्ट कितनी होगी? एग्री करते हो? तो सबसे पहला पॉइंट है असेट की कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ असेट का मतलब क्या होता है? वो सारा खर्चा विच इज इनकर्ड अप टिल इंस्टॉलेशन ऑफ द असेट, वो सब कहां जाएगा? असेट की। एग्री करते हो? मतलब ऑल द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टिल द असेट इज इंस्टॉल्ड, वो सब कहां जाएगा? अच्छा मान लो मैंने ऐसा आपको पूछा, वेजेस पेड 5,000, बोलो क्या एंट्री करेंगे? आप बोल रहे हो सर एंट्री करेंगे वेजेस टू कैश। अब वेजेस का नेचर क्या है? और मान लो मैंने ऐसा बोला, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो एंट्री क्या करेंगे? मशीन टू कैश। अब मशीन का नेचर क्या है?
समझ आता है? तो हमेशा ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं पहले पॉइंट असेट की कॉस्ट की, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो सारा खर्चा विच इज इनकर्ड अप टिल द पॉइंट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द असेट। असेट की इंस्टॉलेशन तक जो भी खर्चा लगा वो सब कहां इंक्लूड होगी? हमेशा असेट की कॉस्ट में। तो लिखो आप, कॉस्ट ऑफ असेट मींस, देखो इट मींस all the expenditure incurred up to the point of इंस्टॉलेशन ऑफ द असेट, और पूरे को डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। मतलब वो सारा खर्चा जो लगा अप टिल कौन से पॉइंट तक? असेट की इंस्टॉलेशन तक, उसको बोलते हैं कॉस्ट। ये अपन लोग पहले जर्नल के अंदर भी पढ़ चुके हैं ना, ये हम लोगों ने पहले जर्नल में भी पढ़ लिया है। तो वो सारा खर्चा जो इनकर्ड हुआ अप टिल इंस्टॉलेशन ऑफ द असेट, वो सब कहां जाएगा? असेट की कॉस्ट में। बोलो इसमें कोई डाउट? ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिस पे डिप्रिसिएशन डिपेंड करता है? तो पहला फैक्टर मैंने कौन सा बताया? असेट की कॉस्ट। मतलब वो सारा खर्चा इनकर्ड अप टिल द असेट इज इंस्टॉल्ड, दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट। सेकंड लिखो, स्क्रैप ऑब्लिक रेसिडुअल साल्वेज वैल्यू। स्क्रैप रेसिडुअल ऑब्लिक साल्वेज वैल्यू, ये तीनों एक ही वर्ड है। स्क्रैप वैल्यू बोलो, रेसिडुअल वैल्यू बोलो, या साल्वेज। नाउ व्हाट इज मीनिंग वर्ड स्क्रैप वैल्यू? बताओ। मतलब जैसे हमने आज एस्टिमेट किया, देखो आप एक चीज समझना, डेप्रीशिएशन क्या होता है? हमेशा चलता है एस्टिमेशन पे। एस्टिमेशन मतलब जैसे मान लो मैंने आज, अज्यूम करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने प्रोजेक्टर परचेज किया। अब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, अभी आप जब आप इस लेवल पे तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, बट व्हेन यू गो एट हायर लेवल, गवर्नमेंट ने क्या करेगा, हर एसेट की एक डेप्रिसिएशन की रेट बता रखी है। क्योंकि वरना पता है क्या होगा, आज एसी है जैसे, अब एसी हो सकता है मैं अलग रेट से डेप्रिशिएट करूं, कोई और बंदा अलग रेट से डेप्रिशिएट करे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, हर एसेट की एक डेप्रिसिएशन की रेट बता दी कि आप जब भी बिजनेस कर रहे हो आपको ये एसेट, और उसमें अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। जैसे मान लो मैं कंप्यूटर की बात करता हूं, अब गवर्नमेंट ने ऐसा बता रहा है कंप्यूटर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 60%। मतलब पहले साल कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा? मोबाइल से उसके भी डेप्रिसिएशन, क्यों? डेप्रिसिएशन टेक्नोलॉजी वाले आइटम में बहुत ज्यादा जल्दी लगता है ना। तो डेप्रिसिएशन के अंदर हमेशा कुछ रेट्स बता रखी है, तो और ये चलता है हमेशा एस्टिमेशन पे। अब एस्टिमेशन मतलब मान लो, अज्यूम करो मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, लेट से 10 लाख रुपीस का, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर खरीदा। एज पर गवर्नमेंट रूल पहले साल कितना डेप्रिशिएट हो जाना चाहिए? मतलब अगले साल वो असेट कितने का रह जाएगा? 4 लाख। अब जरूरी नहीं है कि अगले साल सच में 4 लाख का रह जाए वो, बट बुक्स में आप 4 लाख का ही शो करोगे उसको। अब मान लो आप उसको बेचने गए मार्केट में, लेट से कोई उसको 6 लाख रुपए देने को तैयार हो गया, बट मैंने डेप्रिशिएशन लगाया एज पर गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रेट। अब उसके 6 लाख है, मतलब ये नहीं कि वो 40% ही डेप्रिशिएट हुआ, आपको 2 लाख का फायदा हो गया उस केस में। तो डेप्रिशिएशन हमेशा चलता है एस्टिमेशन पे, क्या हमको लगता है कोई एसेट इतना डेप्रिशिएट होगा। अब जरूरी नहीं है कि उतना ही हो सकता है जब बिके, जब ज्यादा पे बिक जाए, या हो सकता है उससे भी कम पे बिके। मतलब ये भी नेसेसिटी थोड़ी है कि 4 का 6 पे बिकेगा, हो सकता है 2 लाख पे बिके। तो डेप्रिशिएशन हमेशा चलता है एस्टिमेशन पे। अब स्क्रैप साल्वेज रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? हम जब असेट खरीदते हैं, अब हम जब असेट खरीदते हैं, मान लो मैंने लेट से आज एक, ये लेट से प्रोजेक्टर परचेज किया, मैंने लेट से परचेज किया इसको 50,000 पे। अब मैंने सोचा इसकी जो लाइफ है, लेट से वो लाइफ है 3 साल, ये प्रोजेक्टर कितने टाइम चलेगा? और 3 साल बाद जब मैं बेचूंगा, तब मान लो मैंने कहा इसके लेट से मेरे को 5,000 रुपए आएंगे। अब ये जो 5,000 रुपए मेरे को 3 साल बाद आएंगे, ये
अभी मेरे को आए नहीं है, ये मैंने आज सिर्फ सोचा है कि अगर मैं 3 साल बाद इस एसेट को बेचूंगा तो स्क्रैप में कितने बिकेगा एसेट। तो स्क्रैप का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जो असेट की हमको मिलेगी कब, जब असेट अपनी लाइफ पूरी खत्म कर लेगा। हो सकता है अब मैंने ये सोचा 5,000, हो सकता है 3 साल बाद मेरे को 8,000 मिल जाए, हो सकता है 2,000 ही मिले, या हो सकता है कुछ भी ना मिले। तो स्क्रैप मतलब क्या होता है, वो वैल्यू असेट की जो हमको मिलेगी एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर 50,000 का प्रोजेक्टर की कॉस्ट थी और 3 साल बाद मान लो मेरे को उसके 5,000 रुपए मिलेंगे, तो मेरे को बताओ मतलब कितने का डिप्रीशिएशन हो गया, बताओ टोटल डिप्रीशिएशन कितने का लगा, मतलब टोटल कितने का लगना है डिप्रीशिएशन। टोटल अगर आज कॉस्ट 50,000 है और 5,000 मिलेंगे, मतलब डिप्रीशिएशन कितना है बताओ। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं स्क्रैप की, रेसिडुअल की, साल्वेज की, इसका मतलब क्या होता है, दैट वैल्यू, वो वैल्यू जो मेरे को असेट की मिलेगी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, और एस्टिमेटेड है। अब ऐसा हो सकता है इतनी ना भी मिले, या ज्यादा मिल जाए, कम मिल जाए, बट हमने एक एस्टिमेशन लगाया कि 4 साल बाद ये असेट इतने का बिकेगा और मेरे को 4 साल बाद इसको चेंज करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो स्क्रैप मतलब क्या होता है, दैट वैल्यू विच इज अवेलेबल फ्रॉम द असेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। अब उसको स्क्रैप बोलो, रेसिडुअल बोलो या साल्वेज, तीनों बात एक ही होती है। आई बात समझ में? वापस समझाओ तो लिखो, आप स्क्रैप के अंदर लिखना, वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। मतलब असेट की वैल्यू कब, जब वो एंड हो जाएगी उसकी लाइफ। इसको और एस्टिमेटेड वैल्यू कर दो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रैप बोल दो, रेसिडुअल बोल दो, या साल्वेज वैल्यू। बोलो इसमें किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो बताओ पहला फैक्टर कौन सा है जिस पर डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है, असेट की कॉस्ट, मतलब वो सारा खर्चा इनकर्ड अप टिल विच पॉइंट। सेकंड फैक्टर कौन सा है जिस पर डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है, स्क्रैप, साल्वेज, या मतलब एस्टिमेटेड एसेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। बोलो इसमें कोई डाउट? और लिखो थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है, वो है लाइफ ऑफ द एसेट, मतलब वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब असेट कितने साल चलेगा हमारे पास, असेट कितने साल चलेगा, वो होता है लाइफ ऑफ द एसेट। अब देखो अभी चैप्टर का स्टार्ट है, शुरू से अच्छे से पढ़ोगे डेप्रिसिएशन चैप्टर ढंग से समझ में आएगा। अगर आपने इसमें लापरवाही करी, बीच में जाके कुछ भी समझ नहीं आएगा इस चैप्टर में, मतलब सब चीजें बाउंसर जाएगी और पूरे चैप्टर में परेशान रहोगे। मैं आपको ये डे 1 पे बता रहा हूँ इस चैप्टर के साथ, ठीक है ना। बाकी चैप्टर में तो फिर भी बीच बीच में से कुछ नए पॉइंट आते थे, इसमें कंसेप्ट अगर आपने 1-2 क्लास के छोड़ दिए तो आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर छूटा मतलब फिर फाइनल अकाउंट्स में दिक्कत आएगी आपको। इसलिए चैप्टर में अभी बता रहा हूं, इस चैप्टर में कैलकुलेशन अच्छी है, बाद में फिर परेशान हो गए, कुछ समझ नहीं आने वाला डेप्रिसिएशन। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो अब बताओ डेप्रिसिएशन वर्ड कौन से असेट के लिए यूज होता है हमेशा, कारण क्या है डेप्रिसिएशन का, बोलो पहला कारण, कारण डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन, एफ्लक्स ऑफ टाइम, और दीज आर द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा बताओ डेप्रिसिएशन फैक्टर्स कौन कौन से डिपेंड करता है, असेट की, सेकंड साल्वेज वैल्यू, और थर्ड लाइफ। लाइफ को जनरली हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। बोलो यहां तक कोई डाउट, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये मैंने आपको दो चीज बता दी कि डेप्रिसिएशन का, अच्छा अमोर्टाइजेशन वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है, इनटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करने के लिए, और टेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करने के लिए डेप्रिसिएशन।
बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, methods of charging depreciation. Methods of charging depreciation. कौन कौन से मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के? अब अपने जो कोर्स के अंदर और मेनली जो यूज होते हैं वो दो मेथड यूज होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, तो लिखो आप मेनली टू मेथड्स are used for charging depreciation. Straight line method, SLM, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. पहले मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. मेनली टू मेथड्स आर यूज फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन, बट डेप्रीशिएशन को लगाने के एसेट पे दो तरीके हैं. पहले मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. या तो स्ट्रेट लाइन मेथड बोले या फिर क्या बोले, ओरिजिनल कॉस्ट. इधर यू टेल स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट. सेकंड लिखो आप, रिटर्न डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. रिटर्न डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो देखो ध्यान देना, अब डेप्रीशिएशन को चार्ज करने के कितने मेथड्स हैं बोलो? दो मेथड्स हैं. असेट के ऊपर डेप्रीशिएशन को चार्ज करने के कितने मेथड हैं? दो मेथड. पहले मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट फॉर्म होता है एसएलएम, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. सेकेंड मेथड का रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको डब्ल्यूडीवी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिटर्न डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. मतलब आप जब भी कोई क्वेश्चन करो हमेशा सबसे पहले चेक करना डेप्रीशिएशन का मेथड कौन सा है. बट जब हमारे इंडिया के अंदर इनकम टैक्स की बात करेंगे या कोई भी बिजनेस होता है, वो डेप्रीशिएशन हमेशा कौन से मेथड से चार्ज कर सकते हैं? उनके लिए ये वाला मेथड अलाउड नहीं है. ऐसा क्यों होगा, अभी अब आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो डेप्रीशिएशन को चार्ज करने के बोलो कितने मेथड्स हैं? तो पहला मेथड को बोलते हैं एसएलएम, या क्या नाम दिया? सेकेंड मेथड का नाम है डब्ल्यूडीवी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द मेथड नंबर 1, दैट इज एसएलएम मेथड. बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक मैंने आपको डेप्रीशिएशन का डेफिनेशन बताया है, डेप्रीशिएशन किस पे डिपेंड करते हैं फैक्टर्स बताएं, और तीसरा आपको डेप्रीशिएशन के मेथड्स बताएं. डेप्रीशिएशन का डेफिनेशन बोलो क्या है? डेप्रीशिएशन कौन से एसेट पे लगता है? टेंजिबल एसेट. कारण क्या है? यूसेज, वेयर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम एंड. अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डेप्रीशिएशन डिपेंड करता है? एसेट की कॉस्ट, स्क्रैप, रेसिडुअल या साल्वेज वैल्यू, और लाइफ ऑफ द एसेट. अच्छा, डेप्रीशिएशन चार्ज करने के कितने मेथड्स हैं? दो. पहले मेथड का नाम क्या है? एसएलएम मेथड, और सेकंड का डब्ल्यूडीवी मेथड. पहले मेथड का नाम क्या है? एसएलएम या ओरिजिनल कॉस्ट. सेकंड का नाम डब्ल्यूडीवी या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सबको आ गया समझ में? अब लगाओ फर्स्ट हेडिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड. देखो अंडर दिस मेथड
Under this method, depreciation is charged on original cost of the asset and amount of depreciation remains same every year. तो पहला मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड. The name of first method is straight line method or original cost method. तो स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब क्या है? इस मेथड में डेप्रीशिएशन हमेशा किस पे चार्ज किया जाएगा? असेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे. यहां पे ध्यान देना, मैंने एक वर्ड लिखा है ओरिजिनल कॉस्ट. और डेप्रीशिएशन का अमाउंट हर साल क्या रहेगा? सेम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऐसा मेथड जिसमें चार्ज किया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट पे और हर साल डेप्रीशिएशन अमाउंट क्या रहता है? सेम. वो कहलाता है स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में डेप्रीशिएशन पर एनम इक्वल्स टू, मतलब क्या फॉर्मूला है डेप्रीशिएशन का? देखो, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट. फॉर्मूला लिखना, पर एनम मतलब साल भर का. असेट की कॉस्ट माइनस साल्वेज अपॉन लाइफ. और इसी के नीचे लिखो आप रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू. तो डेप्रीशिएशन पर एनम इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ and rate of depreciation equal to amount of depreciation upon cost into 100. कर लिया? ठीक है, सब लोग ध्यान देना. ठीक है, बताओ डेप्रीशिएशन डिपेंड किन किन पे करता है? 3 फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर, सेकंड फैक्टर साल्वेज का एक और नाम रेसिडुअल या स्क्रैप. तीसरा लाइफ. व्हाट आर द रीजन ऑफ डेप्रीशिएशन? यूसेज, वेयर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम और टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस. ठीक है, मेथड्स कितने डेप्रीशिएशन के? 2. पहले मेथड का नाम एसएलएम, का एक और नाम क्या है? बोलो वापस, एसएलएम का एक और नाम. सेकेंड मेथड का नाम WDV या रिटर्न डाउन वैल्यू, एक और नाम डिमिनिशिंग बैलेंस, एक और नाम डिमिनिशिंग. अब एसएलएम मेथड के अंदर मैं ये समझा रहा हूं कि अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन एवरी ईयर क्या रहेगा? सेम. निकालने का फॉर्मूला है असेट की कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ. और रेट निकालने का तरीका है अमाउंट अपॉन कॉस्ट इनटू 100. अब इसको एक लॉजिक समझना. अज्यूम करो मैंने कहा असेट की कॉस्ट आज 5 लाख रुपए. मैंने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख. मैंने एस्टिमेट किया कि इसकी लाइफ जो है वो 5 साल की लाइफ है. मैंने एक असेट परचेज किया, उसकी आज की कॉस्ट कितनी है? मतलब आज उस असेट को खरीदने कितने रुपए देने? कितने साल की लाइफ है? और मैंने ये सोचा कि 5 साल के बाद ये जब असेट बिकेगा तो साल्वेज वैल्यू लेट से 50,000 रुपये आएगी मेरे. अब आप एक बात बताओ मेरे को, 5 लाख असेट की कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू 50,000 है और 5 साल की लाइफ है.
तो बताओ हर साल आप सबसे पहले बोलो टोटल डेप्रिशिएशन कितना लगेगा 5 साल में? भाई अगर टोटल कितना डेप्रिशिएशन अमाउंट, मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? 4.5 लाख। भाई 5 लाख रुपए का आज खरीद रहा हूं, 50,000 तो मिल रहे हैं ना मेरे को। तो मतलब बोलो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? 4.5 लाख। मतलब मेरे को 5 साल में 4.5 लाख रुपए डेप्रिशिएट करने। अब मेरे को बताओ अगर 5 साल में 4.5 लाख तो हर साल कितना होगा? 90,000। मतलब असेट हर साल कितना डेप्रिशिएट होगा? यस और नो? अब निकाला कैसे? असेट की कॉस्ट कितनी थी, स्क्रैप वैल्यू कितना है, लाइफ कितनी है, फॉर्मूला लगाया कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू लाइफ। देखो ऊपर ये लिखा है कॉस्ट 5 लाख, सालवेज 50,000, लाइफ कितनी है 5 साल। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ, अब आप एक चीज समझना, असेट बताओ पहले साल कितना डेप्रिशिएट किया जाएगा, सेकंड ईयर भी कितना डेप्रिशिएशन होगा, थर्ड ईयर भी कितना होगा, फोर्थ ईयर भी सेम और फिफ्थ ईयर भी सेम। अब मेरे को एक बात बताओ, डेप्रिशिएशन का अमाउंट एवरी ईयर क्या है? अच्छा बताओ, आप लॉजिकली बताओ, क्या कोई भी एसेट पे डेप्रिशिएशन हर साल सेम होना सही है क्या? भैया जैसे मान लो मैंने आपको ऐसा बोला, मैंने मोबाइल परचेज किया, अब लेट्स से मैंने कहा मोबाइल 1 लाख का था। अब आप एक चीज लॉजिकली सोच के बताना, 1 लाख का मोबाइल था, 1 साल बाद मैं उसको बेचता हूं, कितने रुपए आ जाएंगे? हम ये मानते हैं सर मोबाइल में मैक्सिमम डिप्रेशन लगता है, हमने कहा सर 1 साल बाद बेचेंगे तो 60,000 रुपए आ पाएंगे। एग्री करते हो? 1 साल बाद बेचा, मैंने कहा 60-50,000 रुपए, 50% डिप्रिशिएट हो गई थी। अगर 1 लाख का मैंने मोबाइल खरीदा, 1 साल बाद बेचता हूं, तो ये मानते हो 50% का डिप्रिशिएशन लगेगा। अच्छा बताओ 2 साल बाद बेचूंगा, तो पहले साल आप कह रहे हो सर 40,000 रुपए डिप्रिशिएट हो गया, अब 2 साल बाद वापस 40,000 होगा क्या? अब 2 साल बाद तो धीरे धीरे डिप्रिशिएशन का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम। भाई इनिशियल ईयर में ज्यादा रहेगा ना। भाई कोई भी एसेट है, आप मेरे को एक बात बताओ, अच्छा आप बोलो सर अगले साल भी 40,000 रहेगा, तो फिर कितने का रह गया? और बोला तीसरे साल भी 40,000 होगा, तो माइनस 20,000 का रह गया क्या? मतलब तीसरे साल तो हमको पैसा मिलेगा फिर बेचेंगे तो, ऐसा? मतलब हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी एसेट होता है ना तो इनिशियल ईयर में डेप्रिशिएट ज्यादा होता है, लेटर ऑन डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। बट स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है कि डेप्रिशिएशन का अमाउंट एवरी ईयर क्या रहेगा? सेम रहेगा। एसएलएम मेथड ये बोल रहा है कि, और लॉजिकली देखा जाए सही नहीं है, बट कोई कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहां डेप्रिशिएशन अमाउंट हर साल सेम रहता है, वो अपन अभी डिस्कस करते हैं आगे। तो एसएलएम मेथड के अंदर ध्यान रखना कि अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या रहता है? एवरी ईयर सेम रहता है। एंड वो कितना है एवरी ईयर? कांस्टेंट 90,000। फॉर्मूला मैंने बता दिया, निकालने हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। अच्छा मान लो ऐसा गिवन है, असेट की कॉस्ट 5 लाख है, जीरो है, मतलब 5 साल बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब स्क्रैप जीरो में बिकेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा हमको, और मैंने कहा लाइफ 5 साल है, तो बताओ अब हर साल कितना डेप्रिशिएशन होगा? तो आप बोलोगे सर 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितनी है अपॉन लाइफ, हर साल डेप्रिशिएशन कितना होगा? बोलो एग्री करते हो? यस और नो? कोई डाउट? अच्छा मान लो मैं अब ऐसा बोलता हूं, असेट की कॉस्ट 10 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है। अब सब लोग ध्यान से सुनना, और ऐसा बोल रहे हैं डेप्रीशिएशन एट 10% पर एनम। पर एनम मतलब, और ऐसा बोला है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अब ओरिजिनल कॉस्ट मतलब आप समझ लेना मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब मेथड कौन सा है? अब मेरे को एक बात बताओ, 10 लाख रुपए की कॉस्ट है, 2 लाख रुपए का स्क्रैप वैल्यू है, डेप्रीशिएशन की रेट 10% है, और 10% किस पे? तो बताओ पहले साल का डेप्रीशिएशन कितना आएगा?
अब यहां स्क्रैप वैल्यू लेस मत करना, तो डेप्रीशिएशन रेट में गिवन है, ध्यान रखना। मतलब यहां ऐसा मत करना 10 लाख माइनस 2 लाख फिर 8 लाख का 10% कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा आपका। अगर रेट में है और क्लियर बोल रहे 10% किस पे लगाना है, तो पहले साल का कितना होगा 1 लाख। अब ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीशिएशन क्या रहता है एवरी ईयर, तो सेकेंड ईयर भी कितना होगा 1 लाख, थर्ड ईयर भी कितना होगा, चौथे साल भी, ऐसे करके डेप्रीशिएशन। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर कभी भी डेप्रीशिएशन आपको स्ट्रेट लाइन मेथड हो और रेट गिवन हो तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर रेट डायरेक्टली किस पे अप्लाई हो जाएगी, इस ओरिजिनल कॉस्ट। चलो आई बात समझ में। मैं तीनों केस वापस से रिकैप करता हूं, फिर ध्यान देना, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब तुम फिर गलतियां करोगे वाली। असेट की कॉस्ट कितनी थी पहले केस में, कोई रेट गिवन नहीं है, लाइफ कितनी है, स्क्रैप कितना है, तो डेप्रीशिएशन क्या होगा, असेट की कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, कितना आया। सेकंड केस में असेट की कॉस्ट कितनी थी 5 लाख, स्क्रैप कितना है, लाइफ कितनी है, डेप्रीशिएशन कितना आएगा, सिंपल 1 लाख रुपए, स्क्रैप 0 है। और केस नंबर 3 असेट की कॉस्ट कितनी है, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख रुपए और डेप्रीशिएशन क्या रेट पे, 10% किस पे। अब इस केस में डायरेक्ट 10 लाख का आप क्या कर लो, विदाउट कंसिडरिंग साल्वेज वैल्यू, आप डायरेक्ट 10 लाख का किस पे निकाल लो, पहले साल भी 1 लाख, दूसरे साल भी 1 लाख, फिर 1 लाख 1 लाख, ऐसे चलेगा डेप्रीशिएशन। चलो समझ में आया, वापस समझाऊं, क्लियर है। अच्छा मंथ्स का आइडिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आइडिया है, ठीक है। अच्छा इसमें अगर क्वेश्चन आपको कभी ऐसा बोलता है फाइनेंशियल ईयर, और अगर ऐसा बोलता है कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर हमेशा कहां से कहां तक चलेगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर, गुड, ये भी आइडिया है, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अज्यूम करो 22-23, ये डेट, बिल्कुल ध्यान देना, पता है जो मैं चीजें समझा रहा हूं ना, ये तुमको क्वेश्चंस में परेशान करेगी आगे। अभी तो क्या आगे तो आधे सोच रहे हैं सर क्या बकवास चीजें पढ़ा रहे हैं, ये तो हमने बचपन से पढ़ते हुए हैं हम लोग, और अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब खबर ही नहीं पड़ेगी कौन से साल में क्या आ रहा है। फिर 30 सितंबर 2024 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा, इस वाले में कि इस वाले में, 24-25। अच्छा 24-25 वाला साल कब से कब तक चलेगा, 31 मार्च। अच्छा 30 सितंबर 24 मतलब कितने महीने बाद है, 1 अप्रैल से कितने महीने हैं बताओ, 5 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरा है, 30 सितंबर है, मतलब कितने महीने हो गए, 6 महीने, कैसे होना। 1 जुलाई 2022 ऊपर वाले में कौन से साल में आ रहा है, 22-23 में। अच्छा कितने महीने बाद है अप्रैल के, 1 जुलाई 22 1 अप्रैल से कितना दूर है, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, कितने महीने के बाद है, ठीक है। अच्छा 31 मार्च 23 कौन से साल में आ रहा है, 23-24, 31 मार्च 23, 31 मार्च 23 कौन से साल में आ रहा है, 22-23 में। और
1 अप्रैल 23। अच्छा, 31 मार्च 23 के बाद डेट 1 अप्रैल 24 आएगी क्या? इकतीस मार्च 23 के बाद डेट 1 अप्रैल 24 आएगी क्या? कौन सी आएगी? 1/4/23, ठीक है। 31 दिसंबर 23 के बाद कौन सी डेट आएगी? एक। समझ आता है? यस और नो? बोले हाँ सर, ये तो बहुत इजी है ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, एक केस और लास्ट सुन लो। मान लो एक कंपनी फॉलो करती है फाइनेंशियल ईयर, मतलब अकाउंटिंग कहां से कहां तक करती है? अब अकाउंटिंग चलती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अभी अज्यूम करो एक असेट परचेज किया लेट से 1 जुलाई 23 को, और असेट था लेट से 5 लाख रुपीस का। ऐसा बोलते हैं डेप्रीशिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम। सुनना ध्यान से, इधर ध्यान दो, कुछ नहीं हुआ, इधर देखो। अभी एक असेट, इधर ध्यान दो नहीं तो तुम डेप्रीशिएट हो जाओगे। पीछे इधर ध्यान देना। 1 अप्रैल से 31 मार्च कंपनी अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है, मतलब कंपनी बुक्स कब क्लोज करती है? 31 मार्च को। आपने असेट परचेज किया 1 जुलाई 23 को। आपसे ऐसा बोलते हैं 23-24 का डेप्रीशिएशन निकालो। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या बोला मैंने? कंपनी अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। कंपनी बुक्स कब क्लोज कर रही है? हर साल 31 मार्च को बुक। अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था पीरियोडिसिटी, ध्यान होगा। अकाउंटिंग पीरियड साइकिल में होनी चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम अकाउंटिंग होनी चाहिए, है ना। अभी आप बुक्स क्लोज कब कर रहे हो? 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर रहे हो। असेट खरीदा आपने 1 जुलाई को, और कितने पर खरीदा? 5 लाख पर। डेप्रीशिएशन 10% है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। बोलते बताओ डेप्रीशिएशन फॉर 23-24। अब मेरे को एक बात बताओ, 23-24 के अंदर अगर मेरे को डेप्रीशिएशन निकाल, कब एंड होगा? 23-24 वाला साल खत्म कब होगा ये बताओ? इसका ईयर एंड कौन सी तारीख को होगा? यस और नो? आपने असेट परचेज कौन सी तारीख को किया? अब यहां से यहां तक कितने मंथ से बोलो? कितने मंथ से? 9 मंथ से? कितने मंथ से? 9 मंथ से ना? तो मेरे को एक बात बताओ, क्या डेप्रीशिएशन पूरे साल का लगा दे क्या? आप बोलोगे सर 5 लाख पे 10%, ये तो पूरे साल का हुआ। बट क्या पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा क्या पहले साल? नहीं, आपने यूज ही नहीं किया पूरे साल। असेट कितने मंथ्स का लगेगा? सिर्फ 9/12। अब ये अज्यूम करता है आता है कैलकुलेट करना, है ना। ये अजम्पशन मेरा फंडामेंटल अजम्पशन है। आता है? बोले सर आता है, ठीक। अच्छा, मान लो मेरे को बताओ 24-25 का डेप्रीशिएशन निकालना हो, तो 24-25 पूरे साल का लगेगा कि नहीं लगेगा, या उसमें भी 9 महीने का लगेगा? तो पूरे साल का, क्यों अब तो पूरे साल चलेगा ना सेट। यस और नो? क्लियर है ये वाला? ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया जो क्वेश्चंस में हमको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन हमको आगे ऐसे कैलकुलेशन देके परेशान करेंगे, बट हमको परेशान नहीं होना है, हम बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, इसको देखना फिर कल करेंगे कंटिन्यू। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।